गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। उस विद्युत धारा में हमने ओम के नियम और ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर में ओम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। ओम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें सीमाएं होती हैं, कौन से ओमीय परिपथ होते हैं, कौन से अनोमीय परिपथ होते हैं। उसके बाद में जो परिपथ होते हैं उसमें प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है और उन दोनों प्रतिरोधों के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं। इससे ओम के नियम की सीमाएं में, ओम के नियम की सीमाएं में पहला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं ओमीय परिपथ। पहला लेके चल रहे हैं ओमीय परिपथ या कहें तो चालक कह सकते हैं। ओमीय परिपथ कह दें या क्या कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं, कंडक्टिविटी कह सकते हैं, चालकता कह सकते हैं, ओमीय परिपथ कह सकते हैं। इसको हम जनरल रूप से भी परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ओमीय परिपथ, इस लिखी हुई हेडिंग के टॉपिक से भी हम लिख सकते हैं कि ऐसे परिपथ, ऐसे विद्युत परिपथ जो ओम के नियम की पालना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। यानी कि जो परिपथ जितने भी होंगे, विद्युत परिपथ होंगे और जो विद्युत परिपथ ओम के नियम की पालना करते हैं। ओम के नियम की पालना कैसे, जैसे मान लो ये कोई चालक हो गया और इस चालक से हमने क्या बना लिया, एक परिपथ बना लिया। चालक कौन सा है, ए और बी है। इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। इसमें धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। जब धारा आई बहती है, यहां पर मैंने परिपथ बना दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यह मैं कुंजी लगा दी मैंने। जब इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इसके सिरों पर जब विभवांतर V अर्पित होता है तो ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V समानुपाती I होता है। और इस परिपथ के लिए जब ओमीय परिपथ होगा ये, तो V और I इन दोनों के मध्य जब रिलेशन बिटवीन टू V एंड I जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो रिलेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखिक होगा। इसे हम क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ कहेंगे। अर्थात वे परिपथ जो ओम के नियम की पालना करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। अर्थात जिनके V और I के मध्य खींची गई रेखा जो सीधी प्राप्त होती है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभी धातुएं, सभी धातुएं, इसे हम ओमीय परिपथ भी कह सकते हैं, ओमीय प्रतिरोध भी कह सकते हैं, प्रतिरोध भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अनओमीय, अनओमीय प्रतिरोध। अब अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, यानी कि वे प्रतिरोध या परिपथ या चालक, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, अर्थात जिनके V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रैखिक प्राप्त नहीं होता, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात ऐसे प्रतिरोध जिन
के लिए V और I के मध्य यदि हम आरेख बनाएं तो वह खींचा गया आरेख सरल रेखी प्राप्त नहीं होता, वक्राकार प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्राफ ऐसे हो जाता है, दूसरा ग्राफ ऐसे आ जाता है, तो ये ग्राफ कौन से हैं? सरल रेखिक नहीं, बल्कि कौन से ग्राफ होते हैं? वक्राकार ग्राफ होते हैं। ये जो ग्राफ होता है ये डायोड के लिए होता है, ये टॉर्च बल्ब के लिए होता है, और आगे हम इसमें बनाएं तो जो धातुएं होती हैं जिनके मध्य अधिक विभवांतर होता है, उन धातुओं के मध्य जो आरेख बनता है वो इस तरीके से आरेख बनता है। तो ये भी क्या हो गया? वक्राकार आरेख हो गया। अर्थात इन V और I के मध्य, इस V और I के मध्य और V और I के मध्य खींचा गया जो आरेख होता है वह खींचा गया आरेख वक्राकार होता है, सरल रेखिक प्राप्त नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनअमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये तो अनअमीय प्रतिरोध होंगे, और ये क्या होगा? अमीय प्रतिरोध होगा। जैसे किसी चालक पर, कोई भी चालक है, उस चालक पर हमने क्या करवा दिया? धारा I प्रवाहित करवाई, आरोपित करवाई। जब इसमें धारा I प्रवाहित करवाते हैं तो इस चालक के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? आरोपित होता है। उस आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के मान के क्या होता है? समानुपाती होता है। ओम के नियम में हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल ये नियत हो और उस चालक में हम प्रवाहित धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा उस विभवांतर का मान कितना होगा? प्रवाहित धारा के मान के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही क्या था? ओम का नियम। तो ये जो चालक है, प्रतिरोध है, ये ओम के नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है, पालना करता है। जब ये ओम के नियम की पुष्टि या पालना करता है तो V और I के मध्य जब आरेख बनाते हैं तो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, सरल रेखिक प्राप्त होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? अमीय प्रतिरोध कह सकते हैं। अनअमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे? ऐसे प्रतिरोध, सबसे सिंपल परिभाषा जैसे कह सकते हैं कि ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, अर्थात जिन पर प्रवाहित धारा प्रवाहित करवाने पर उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनअमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनअमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि प्रवाहित धारा का मान उत्पन्न विभवांतर के मान के समानुपाती नहीं होता, और उत्पन्न विभवांतर के मान के समानुपाती धारा का मान नहीं होने के कारण जो रेखिक ग्राफ जो होती है वो ग्राफ सरल रेखिक प्राप्त न होकर वक्रीय ग्राफ प्राप्त होती है। जैसे सभी धातु में अधिक विभवांतर आरोपित करने पर ग्राफ, किसी डायोड का ग्राफ हो गया और किसी टॉर्च का जो बल्ब होता है उसका आरेख हो गया। इससे हमने क्या कह दिया? अनअमीय प्रतिरोध कह दिया। देख लीजिए आप इसको एक बार। ये दो क्या थी? ओम के नियम की सीमाएं थी। हो गया। नेक्स्ट, पढ़ेंगे अपन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तारबद्ध प्रतिरोध, जिसका सिंबल क्या होता है, ये किसी तार का होता है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, तारबद्ध प्रतिरोध हो गया। दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध होता है। कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है, इससे कार्बन प्रतिरोध में ये एक चूर्ण ये जो कॉर्क होता है, इससे कॉर्क को बेलनाकार सांचे में कार्बन के चूर्ण को संचित करते हैं तथा इस प्रतिरोध को बनाते हैं। इसका जो हमने कोई बेलनाकार ढांचा ले लिया, इस बेलनाकार ढांचे में हमने क्या कर दिया, कार्बन चूर्ण भर दिया तथा इस पर 4 रंगीन पट्टिकाएं होती हैं। एक पट्टिका ये हो गई, दूसरी पट्टिका ये हो गई, तीसरी पट्टिका ये हो गई और चौथी पट्टिका ये हो गई। ये 4 रंगीन पट्टिकाएं जिस प्रतिरोध पर होती हैं वह प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। इसमें ये जो दो पहली पट्टिकाएं होती हैं, ये दोनों पट्टिकाएं सार्थक अंक को दर्शाती हैं। सार्थक अंक को दर्शाती है। कौन सी? ये दोनों पट्टिकाएं किसको दर्शाती हैं? सार्थक अंक को दर्शाती हैं। जो तीसरी पट्टिका है, ये तीसरी पट्टिका गुणांक अंक को दर्शाती है और चौथी पट्टिका जो होती है वो उसकी प्रतिशत शुद्धता को व्यक्त करती है। तो प्रतिरोध क्या हुआ? प्रतिरोध किसी भी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस मार्ग में या विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तारबद्ध प्रतिरोध होता है जो मिश्र धातु द्वारा बना हुआ होता है। मिश्र धातु, इसमें टंगस्टन, कांस्टेंटन, मैग्नन, यूरेका आदि। टंगस्टन, कांस्टेंटन, मैग्नन, यूरेका आदि धातुओं के द्वारा मिश्रित होकर के मिश्र धातु द्वारा क्या होता है? बना हुआ होता है। इसका जो सिंबल ये होता है, इसकी जो मतलब प्रतिरोध की क्षमता होती है वो इसकी क्षमता, इसके तापीय प्रभाव तो नगण्य होता है, लेकिन इसकी क्षमता जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वो लगभग 1 किलो ओम कोटि के बराबर होती है। 1 किलो ओम कोटि की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता पर जो ताप का प्रभाव होता है, तो यहां लिखेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। किसका? तारबद्ध प्रतिरोध का। तारबद्ध प्रतिरोध कैसे होते हैं? ये मिश्र धातु द्वारा बने होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता पर
ताप का प्रभाव नगण्य होता है, ये 1 किलोओम कोटि के होते हैं। दूसरा आता है कार्बन प्रतिरोध। जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो एक बेलनाकार ढांचे में जो कार्बन चूर्ण होता है उस कार्बन चूर्ण को भरते हैं तथा उस बेलनाकार ढांचे पर 4 रंगीन पट्टिकाएं होती हैं। उन 4 रंगीन पट्टिकाओं में जो पहली 2 पट्टिकाएं होती हैं वो सार्थक अंकों को व्यक्त करती हैं तथा तीसरी जो पट्टिका होती है वो गुणांक अंक को प्रदर्शित करती हैं और चौथी जो पट्टिका होती है वो इसकी प्रतिशत शुद्धता को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इससे का मान ज्ञात करने के लिए अलग अलग जो रंग होते हैं उन रंगों की प्रतिशत शुद्धता और सार्थक अंक, गुणांक अंक ये अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें पहले लिखेंगे रंग हो गया, सार्थक अंक हो गया, गुणांक अंक हो गया और प्रतिशत शुद्धता हो गई। पहला जो रंग होता है ब्लैक होगा, काला रंग हो गया, इसका सार्थक अंक कितना होगा? 0 होगा। गुणांक अंक 10 की पावर 0 होगी। ठीक है, और प्रतिशत शुद्धता कुछ नहीं होगा इसका। फिर आएगा भूरा रंग होगा, ब्राउन होगा। फिर भूरा रंग का सार्थक अंक 1, 10 की पावर 1 और प्रतिशत शुद्धता कुछ नहीं होगी। फिर लाल, नारंगी, पीला, हरा, इनके सार्थक अंक होंगे इनका 2, 3, 4, 5, 10 की पावर 2, 3, 4, 5। जो प्रतिशत शुद्धता होगी वो आगे हम रंग लिखेंगे नीला, बैंगनी या स्लेटी भी कह सकते हैं, धूसर, सफेद, सुनहरा, सोना, चांदी और रंगहीन। तो 6, 7, 8, 9, 10। गोल्ड के आगे इसके कोई सार्थक अंक नहीं होते। 10 की पावर 6, 7, 8, 10 की पावर 9। इसकी जो प्रतिशत शुद्धता होगी आगे हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस की 1, 10 की पावर माइनस की 2। अगर इसकी प्रतिशत शुद्धता होगी, इन किसी की प्रतिशत शुद्धता नहीं होती। इसकी होगी 5%, फिर 10 और फिर 20%। 10% और 20% होगी। यानी कि पहले सपोज इनके किस्से बन जाते हैं कि पहले 2 रंग ले लिए हमने, इससे क्या हो गया? हमारे पास में क्वेश्चन आया 2, 3 गुणा 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। इसके लिए रंगों का क्रम बताइए, किसमें? कार्बन प्रतिरोध द्वारा। अब देखो पहला सार्थक अंक कौन सा है? 2। तो 2 किसके लिए आता है? लाल रंग के लिए, तो हम लिखेंगे लाल। फिर 3 सार्थक अंक है,
तो 3 किसके लिए आता है? नारंगी रंग के लिए, तो यहां रखेंगे नारंगी। फिर 10 की पावर 4 देखो किसका है? पीला, तो ये क्या हो गया? पीला। और 5% किसका है? 5% सुनहरा, तो यहां पर हो गया सुनहरा। इसका क्या हो गया? रंग क्रम हो गया। एसएस में क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अब की बार सिलेबस से बोर्ड से हटा दिया गया, बाकी जो क्वेश्चन बनता था वो 1 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन बनता था। इसमें हम ये कह सकते हैं जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनके रंगों के हिसाब से उनकी जो लेयर बनती हैं, इनमें 2 सार्थक अंक हो गए, दोनों सार्थक अंकों को हमने जो रंग क्रम होता है वो क्रम पुट कर देंगे, और तीसरा जो क्रम होगा वो गुणांक अंक का होगा, और चौथा इसके प्रतिशत शुद्धता का क्या होगा? क्रम होगा। ठीक है, मात्रा किसी का भी हम ओम में लगाएंगे। आगे से मान लो क्वेश्चन में याद आता है ओम, तो मात्रा क्या होगा? ओम ही होगा। बट कौन सा प्रतिरोध होगा? कार्बन प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी परिपथ में जो धारा प्रवाह होती है उस धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली अवरोध या बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। एक तारबद्ध प्रतिरोध होता है। तारबद्ध प्रतिरोध क्या होता है? ये मिश्र धातु द्वारा बना होता है, और इसकी जो मिश्र धातु होती है वो टंगस्टन, कॉन्स्टेंटन, मैग्नन, यूरेका आदि जो होती हैं। इनकी जो प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है, और इनकी जो क्षमता या कोटि होती है वो 1 किलो ओम की कोटि के बराबर होती है। दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध एक बेलनाकार चीनी मिट्टी का, जैसे मान लो पात्र होता है, उस पात्र में कार्बन का चूर्ण भरा हुआ होता है, उस पर 4 रंगीन पट्टिकाएं होती हैं, और चारों रंगीन पट्टिकाओं में जो पहले 2 रंगीन पट्टिकाएं होती हैं वो सार्थक अंक को प्रदर्शित करती हैं। तीसरी पट्टिका गुणांक अंक को प्रदर्शित करेगी, और चौथी पट्टिका प्रतिशत शुद्धता को व्यक्त करती है। ठीक है, इसमें अलग अलग रंगों के लिए इनके सार्थक अंक और सार्थक अंक, गुणांक अंक और प्रतिशत शुद्धता अलग अलग दी भी होती है। ठीक है, वैसे ही आपके सिलेबस से क्या है? हट गया। आपके बार बोर्ड के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। आगे हम डायरेक्ट सीधा पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो प्रतिरोधों का संयोजन करते क्यों है? भाई किसी भी परिपथ में इच्छित वोल्टता, अपनी पसंद की वोल्टता, इसे हम क्या कहेंगे? इच्छित वोल्टता। किसी भी परिपथ में इच्छित वोल्टता व धारा प्राप्त करने के लिए, इच्छित वोल्टता व धारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणी संयोजन हो गया, और दूसरा होता है समांतर संयोजन। 2 संयोजन होते हैं, एक श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। ये संयोजन करते क्यों हैं? वह किसी भी परिपथ में इच्छित वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम इन प्रतिरोधों का क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।